Welcome to our channel Study Physical Education. ओके आज का अपना टॉपिक है डोपिंग। डोपिंग जानते हो क्या होती है? कोई बताना चाहता है? यस सर। बोलो। सर डोपिंग जो वो लोग इंजेक्शंस इंजेक्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी में थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने के लिए। अपनी एनर्जी परफॉर्मेंस। लेवल उससे हाई हो जाता है। गुड। अच्छा, होता यह है कि एनर्जी लेवल यानी कई तरीके की डोपिंग्स होती है, कई तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं स्पोर्ट्स पर्सन। एक तो सिंपल सिंपल तरीका तो ये होता है वो ट्रेनिंग करें, अच्छी डाइट लें, अच्छी कोचिंग लें। लेकिन कुछ इलीगल तरीके भी होते हैं, जैसे दवाइयाँ यूज करना, और दवाइयाँ भी वो वाली यूज करते हैं जो बैन ड्रग्स होते हैं, जो इलीगल है। तो इलीगल ड्रग्स को यूज करके जब कोई स्पोर्ट्समैन अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है तो इसे डोपिंग कहा जाता है। ये तो इसकी साधारण सी परिभाषा है। ठीक है, क्या है कि इलीगल ड्रग्स यूज करके जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर उठाता है तो उसे डोपिंग कहते हैं। लेकिन डोपिंग की जो असली परिभाषा है वो कुछ और है जो वाडा ने दी है। वाडा क्या है? वाडा एक वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है ना। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है जो पूरी दुनिया में ये देखती है कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन कोई ऐसी ड्रग्स तो नहीं ले रहा है जिससे वो इलीगली अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर उठा रहा हो। तो वाडा ये कहती है कि डोपिंग तभी मानी जाएगी जब उसके द्वारा, वाडा के द्वारा दिए गए रूल्स में से कोई एक रूल भी अगर ब्रेक हो गया। अब वो रूल कौन कौन से हैं जो वाडा ने दिए हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन के सैंपल में कोई भी ड्रग्स मिल जाता है। सैंपल क्या होता है? या तो ब्लड का सैंपल लेते हैं या फिर पेशाब होता है, यूरिन होता है, उसका सैंपल लेते हैं। और उसके अंदर अगर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के सैंपल में कोई भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, कोई भी ड्रग्स मिल जाती है, इलीगल ड्रग्स, बैन ड्रग्स, तो उसे डोपिंग माना जाता है। पहला रूल तो ये कहता है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर उसने कोई, उसके के सैंपल में प्रेजेंस ना मिले लेकिन अगर वो यूज करते हुए पकड़ा गया कोई भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, कोई भी बैन सब्सटेंस, तो भी ये डोपिंग माना जाता है। तीसरी चीज होती है अगर उसने किसी भी तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए पकड़ा गया, यूज नहीं कर रहा लेकिन अगर उसके पास, उसने उसको उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है, यूज करने के लिए तैयार कर रहा है, यूज किया नहीं अभी लेकिन यूज करने के लिए तैयारी कर रहा है, तो भी ये डोपिंग माना जाता है। अगर उसके पास रखा हुआ मिल गया कोई ऐसा बैन ड्रग्स, उसने यूज ना किया हो, अगर रखा हुआ भी मिल गया उसके पास, तो भी ये डोपिंग माना जाता है। अगर, अब क्या होता है कई बार एथलीट से की डोपिंग चेक करने के लिए उससे सैंपल कलेक्ट किया जाता है। पेशाब, मान लो उसका पेशाब का सैंपल लिया और उसने पेशाब के साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ कर दी। मतलब कई एथलीट क्या करते हैं कि वो अपने पेशाब के अंदर कोई ऐसी दवा मिला देते हैं जिससे जो इलीगल उसने ड्रग्स लिया उसका पता ना चले। ठीक है, या फिर वो क्या करते हैं, जो सैंपल होता है उनका, उसके पर वो टैग लगाते हैं डॉक्टर्स, वो टैग में कोड देते हैं एथलीट को ताकि उसकी आइडेंटिटी छुपी रहे। तो कई बार ये एथलीट क्या सोचते हैं कि अपना कोड ही बदल दे। तो इस तरीके की अगर कोई भी उसने छेड़छाड़ करने की कोशिश की एथलीट ने, तो ये भी डोपिंग माना जाता है। अगर कोई एथलीट ट्रैफिकिंग करते हुए पकड़ा जाए, ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि वो ड्रग्स को किसी दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन को सप्लाई कर रहा है, तो भी ये डोपिंग माना जाता है। अगर कोई एथलीट अपना सैंपल देने से मना कर दे, सैंपल देना तो चलो दूर की बात है, अगर कोई एथलीट अपनी जगह ना बताए कि मैं कहां पर हूं, और देखो होता क्या है कि जब कंपटीशन चल रहा होता है तब तो एथलीट का पता होता है कि वो कहां पर होगा, वो कंपटीशन में ही होगा, कंपटीशन के वेन्यू पे। लेकिन कंपटीशन खत्म होने के बाद ऑफ सीजन में एथलीट अपने घूमने निकल जाते हैं, फैमिली के पास चले जाते हैं। तो
तो वाडा का ये रूल है कि आप वाडा को बता के जाओगे आप कहाँ जा रहे हो। वाडा को बताना होता है कि आप कहाँ पर हो, अपना वेयर अबाउट बताना होता है। अगर कोई एथलीट ये वेयर अबाउट बताने से मना कर देता है तो ये भी डोपिंग माना जाता है। अगर उसने बताया नहीं कि वो कहाँ पर है और वो किसी जगह पे चला गया तो ये भी डोपिंग माना जाएगा। इसके अलावा अगर वो सैंपल देने से मना कर देता है कि मैं सैंपल नहीं दे रहा तो ये भी डोपिंग माना जाता है। तो इनमें से अगर कोई एक रूल भी वायलेट हो गया, कोई एक भी वार्डन ने ये जो दिए हैं इसमें से वायलेट हो गया, पूरा नहीं हुआ फुलफिल, तो वो डोपिंग माना जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना। वैसे तो ये तुम्हें मिल ही जाएगी। अब क्या होता है, प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस, बैन ड्रग्स को कहा जाता है। प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस जो होते हैं वो बैन ड्रग्स होते हैं। ठीक है, और इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। दो तरीके के बैन ड्रग्स हैं, एक तो इन कंपटीशन बैन ड्रग्स हैं और एक आउट ऑफ कंपटीशन। हाँ, दो तरीके के बैन ड्रग्स हैं, एक तो है इन एंड आउट कंपटीशन और एक इन कंपटीशन। इन एंड आउट कंपटीशन का मतलब है वाले बैन ड्रग्स जिनको कभी नहीं लिया जा सकता, कंपटीशन के दौरान भी नहीं लिया जा सकता और कंपटीशन खत्म हो गया ऑफ सीजन में भी नहीं लिया जा सकता। तो ऐसे ड्रग्स को इन एंड आउट ड्रग्स कहा जाता है। और इन कंपटीशन वाले ड्रग्स होते हैं जिसको सिर्फ कंपटीशन के दौरान नहीं लिया जा सकता। अगर आप आउट ऑफ कंपटीशन हो तो इसको ले सकते हो। तो अब आगे देखते हैं वो कौन कौन से। अगर वो बैन होंगे जब भी दे सकते हैं। हाँ, बैन होंगे तभी भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा है ना, उन्होंने बता दिया इन कंपटीशन में बैन है, वो जब कंपटीशन के दौरान बैन है, कंपटीशन के बाद बैन नहीं है। ऐसा है ना, इन इन ड्रग्स का असर इमीडिएट होता है, इसलिए इमीडिएटली कंपटीशन के दौरान नहीं ले सकते, बाद में ले सकते हैं। और इनका असर भी थोड़े थोड़े टाइम तक ही रहता है। तो इन एंड आउट ऑफ कंपटीशन बैन ड्रग्स कौन कौन से होते हैं जो कभी नहीं ले सकते हैं? सबसे पहले है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड एक ऐसा ड्रग्स है जिसे कभी भी लेना मना है, और कॉमनली तुमने इसका नाम भी सुना होगा, आगे सुनोगे भी। स्टेरॉइड सबसे ज्यादा लेते हैं स्पोर्ट्स पर्सन भी, और बॉडी बिल्डर्स, और ये जितने भी होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन वो सभी स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। दूसरा होता है पेप्टाइड हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर और रिलेटेड सब्सटेंसेस। ये भी स्टेरॉइड के ही तरह होते हैं, स्टेरॉइड नहीं होते पर काम यही करते हैं। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे। बीटा 2 अगोनिस्ट होते हैं, पहले हम नाम देख लेते हैं। हार्मोन एंटागोनिस्ट मॉड्यूलेटर होते हैं, और डायरेटिक्स होते हैं, और मास्किंग एजेंट्स होते हैं। इनके बारे में भी अभी आगे बात करेंगे। इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं एनाबॉलिक एजेंट्स कौन से होते हैं, स्टेरॉइड्स कौन से होते, क्या होते हैं। स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी के अंदर है ना, एक हार्मोन रिलीज करता है। मेल बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, इसे मेल हार्मोन भी कहते हैं। तो ये मेल हार्मोन क्या होता है, मेल हार्मोन की वजह से हमारे मूछे, हमारी मसल्स ज्यादा हैवी होती है फीमेल के कंपैरिजन में, और हमारे बाल की ग्रोथ होती है, मूछें आती है। फीमेल्स में मूछें नहीं आती है, इसका कारण यही है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये इसका कारण होता है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसे मेल हार्मोन भी कहते हैं। और ये इस हार्मोन की वजह से हमें कई एडवांटेज मिलती है, हमारे बॉडी के अंदर कई तरीके की परफॉर्मेंस इंप्रूव होने में हेल्प होती है। क्या होता है, मेल के अंदर देखा होगा, मेल का जो मसल मास होता है, मसल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं फीमेल के कंपैरिजन में, है ना। तो अगर मान लो हम एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन ले लें तो हमारे और ज्यादा मसल्स डेवलप हो जाते हैं। तो बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं ज्यादातर टेस्टोस्टेरोन या स्टेरॉइड इसीलिए लेते हैं ताकि उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़े और उनके मसल्स डेवलप हो ज्यादा। अब ये जो जितने भी इलीगल ड्रग्स होते हैं इनके साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं, इनसे भी तुमसे कई क्वेश्चंस आ जाते हैं तुम्हारे एग्जाम के अंदर, कई बार तुमसे पूछा जा सकता है इसके बारे में भी। तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर आप स्टेरॉइड लेते हो? तो सबसे पहले मेल के अंदर जो डिसएडवांटेज होती है, उनके लीवर खराब हो जाता है,
उनका बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है, ज्यादा गुस्सा आने लगता है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम होने लग सकती है, हार्ट डिजीज होने लग सकती है, और गाइनकोमेशिया हो जाता है। गाइनकोमेशिया का मतलब है मेल के अंदर फीमेल की तरह ब्रेस्ट बनने लग जाती हैं, और फीमेल के अंदर क्या होता है, उनके अंदर ज्यादा मस्कुलर मसल्स बढ़ जाते हैं, उनके चेहरे पे और बॉडी पे हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, और उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो डेट्स होती है उनका साइकिल बिगड़ जाता है। तो ये स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स है। हाँ, सर फीमेल का तो दूसरे हार्मोन होते हैं, तो फीमेल टेस्टोस्टेरोन क्यों लेगी? फीमेल के अलग हार्मोन होते हैं, पर फीमेल जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही होती है वो भी स्टेरॉइड लेती है अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। वो भी एंड सर ये टेस्टोस्टेरोन एंड ये डाइहाइड्रेट ये कौन डिहाइड्रेट सा टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन है? हाँ, हाँ ये कौन सा है ये भी हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन की जो डिराइव्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में प्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, जिस वजह से मसल्स बढ़ने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं तुम्हारे पास। इसके बाद पेप्टाइड हार्मोन है, ग्रोथ फैक्टर और रिलेटेड सब्सटेंसेस जो है। तो जैसा कि मैंने बताया था, पेप्टाइड हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर, ये सब चीजें भी टेस्टोस्टेरोन की तरह ही काम करते हैं, जैसे स्टेरॉइड काम करता है बिल्कुल उसी तरह से करते हैं, लेकिन ये स्टेरॉइड नहीं होते, ये अलग तरीके के हार्मोन है। ग्रोथ फैक्टर जैसे लिखा हुआ है, ये बॉडी में ग्रोथ बढ़ा देते हैं, हड्डियों की, मसल्स की, ये सब चीजें बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? हाइपोग्लाइकेमिया। हाइपोग्लाइकेमिया का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, ब्रीद छोटी हो जाती है, वो मतलब सांस है ना उखड़ने लग जाती है, ब्रीद आने में दिक्कत होती है। अगला है बीटा टू एगोनिस्ट। बीटा टू एगोनिस्ट क्या करता है? ये हमारे बॉडी में जाके बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती है उसको, उसके साइज को बड़ा कर देता है। जब बॉडी में ब्लड वेसल का साइज ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो ज्यादा सप्लाई होना शुरू हो जाता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है ना, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई होगा, ऑक्सीजन की ज्यादा सप्लाई होगी तो वो उसकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा काम करने के लिए, और वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो बीटा टू एगोनिस्ट भी एक ऐसी दवा है जो परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, लेकिन ये अलग तरीके से बढ़ाती है। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या, हाँ बात करते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, इसमें ट्रेमर, ट्रेमर का मतलब होता है हाथ हाथ और पैर कपकपाना शुरू कर देते हैं। टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का मतलब होता है जो तुम्हारी हार्ट रेट होती है वो बढ़ जाती है। और कार्डियक एरिथमियाज, कार्डियक एरिथमियाज का मतलब होता है जो धड़कन की जो एक लय होती है ना, जो हमारा दिल धड़क रहा है वो एक लय के साथ धड़क रहा है, उसकी लय जो होती है वो लयबद्धता खत्म हो जाती है, मतलब कभी तेज धड़क रहा है कभी धीरे धड़क रहा है, तो उसमें रिदम जो होती है वो रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये बीटा टू एगोनिस्ट के साइड इफेक्ट्स हैं। इसके बाद आ जाते हैं हार्मोन एंटागोनिस्ट एंड मॉड्यूलेटर। हार्मोन एंटागोनिस्ट और मॉड्यूलेटर जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसको कम कर देते हैं, उसकी प्रोडक्शन को। ठीक है, और ये एक्चुअली ये है ना, देखो जैसे बताया कि स्टेरॉइड जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टेरॉइड की बात कर रहा हूँ जो सबसे पहले जिसके बारे में हमने बात की थी, स्टेरॉइड से हमारी बॉडी में परफॉर्मेंस तो ऊपर उठती है लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो कुछ ऐसी दवाइयां बनी है जो स्टेरॉइड लेने के बाद जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उन साइड इफेक्ट्स को दबाया जा सके, वो साइड इफेक्ट्स ना हो। तो उनमें से ये दवाइयां हैं हार्मोन एंटागोनिस्ट एंड मॉड्यूलेटर। तो जो भी लोग स्टेरॉइड लेते हैं वो ये दवाइयां जरूर लेते हैं, हार्मोन एंटागोनिस्ट और मॉड्यूलेटर, ताकि उसके साइड इफेक्ट्स ना हो। अगर किसी सैंपल के, किसी एथलीट के सैंपल में स्टेरॉइड नहीं मिला लेकिन अगर हार्मोन एंटागोनिस्ट और मॉड्यूलेटर मिल गया तो ये माना जाता है उसने स्टेरॉइड लिया है, और इससे पता लग जाता है कि हाँ उसने इलीगल ड्रग्स ली है, तो इसको भी इलीगल ड्रग्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये डोपिंग है अगर हार्मोन एंटागोनिस्ट और मॉड्यूलेटर। हार्मोन एंटागोनिस्ट और मॉड्यूलेटर से डायरेक्ट हमें कोई हमारी कोई परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रही है, लेकिन ये साइड इफेक्ट्स को खत्म कर रहा है स्टेरॉइड के। ठीक है, इसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं।
इसके साइड इफेक्ट्स के अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक प्रॉब्लम है, जो किसी की भी हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लड वेसल्स खराब होना शुरू हो जाती है। उसमें थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है वो डैमेज हो जाना शुरू हो जाती है, उसमें हार्डनेस आ जाती है और वो डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। सिर दर्द बढ़ने लग जाता है और एब्डोमिनल पेन बढ़ने लग जाता है। पेट के अंदर जो दर्द होता है ये बढ़ने लग जाता है इन दवाइयों से। इसके बाद आते हैं डायरेटिक्स और अदर मास्किंग एजेंट्स। डायरेटिक्स वैसे जो होता है वो हमारी बॉडी से जो वाटर होता है ना उसको रिमूव करके हमारे बॉडी वेट को कम कर देता है। तो डायरेटिक्स क्या करता है, हमारे बॉडी से वाटर जो होता है पानी को रिमूव करके हमारे बॉडी वेट को कम कर देता है। ऐसे कई स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें बॉडी वेट के हिसाब से मैचेस होते हैं। बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, जूडो है, टाइकोंडो है। इसमें वेट कैटेगरी के हिसाब से कंपटीशन होता है। तो सेम वेट कैटेगरी वालों को मैच कराया जाता है, ज्यादा बड़े और छोटे को नहीं कराया जाता। कई लोग क्या करते हैं वो कम वेट कैटेगरी में खेलने के लिए अपने वेट को कम करते हैं, और वेट को कम करने के लिए वो दवाइयां ले लेते हैं, ये बैन ड्रग्स है, इलीगल ड्रग्स ये ले लेते हैं। और वेट जब कम हो जाता है उसके बाद फिर वो कम कैटेगरी में खेल के एडवांटेज मिलती है, क्योंकि हल्के प्लेयर से खेलना पड़ रहा है ना। इसके साइड इफेक्ट्स में की बात करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स में डिहाइड्रेशन आता है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है। डिजीनेस का मतलब होता है कि वो उसको चक्कर आते हैं बार बार, और उसका कोऑर्डिनेशन खराब होता है, उसका बैलेंस खराब होना शुरू हो जाता है अगर ज्यादा टाइम तक यूज करे। किडनी और लंग फेलियर का भी खतरा रहता है, किडनी खराब होने का और लंग्स खराब होने का भी डर रहता है इसकी वजह से। इन कंपटीशन वो वाले ड्रग्स हैं जो कंपटीशन के दौरान जब मैचेस चल रहे हैं तब नहीं ले सकते हैं, कंपटीशन के दौरान नहीं ले सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से ड्रग्स आ जाते हैं? स्टिमुलेंट्स होते हैं, नार्कोटिक्स, कैनाबिनॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टिमुलेंट्स है। सब स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसी दवाइयां होती है जिससे हमें थकान फील नहीं होती है और हमारी अलर्टनेस बढ़ जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स में डिहाइड्रेशन आता है, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस खराब हो जाता है और वेट लॉस हो जाता है इस स्टिमुलेंट्स लेने की वजह से। इसके बाद अगला वाले हार्ट प्रॉब्लम में भी इसमें डर रहता है। नार्कोटिक्स हमारी बॉडी में पेन को रिड्यूस करने के लिए लिया जाता है। ऐसी दवाइयां हैं जिससे पेन फील नहीं होता है। बॉक्सिंग जैसी गेम के अंदर या ऐसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर ये वाली ड्रग्स ली जाती है। या फिर मान लो किसी खिलाड़ी को चोट लगी हुई और वो कंपटीशन में खेलना चाहता है, दौड़ना चाहता है, रनिंग करना चाहता है, तो वो ऐसे खिलाड़ी भी नार्कोटिक्स की दवाइयां ले लेते हैं जिससे उनको दर्द फील नहीं होता और वो अपने कंपटीशन को बिना दर्द के खत्म कर लेते हैं। तो ये ड्रग्स भी जो है बैन ड्रग्स के अंदर आते हैं। ये तो कंपटीशन में बैन है ना? हाँ, अभी आपने कहा ये कंपटीशन में बैन है, फिर वो कंपटीशन के चलते में कैसे लेते हैं दवा? कंपटीशन के दौरान ही तो लेते हैं ना, जब मैच खेलना उनको दर्द फील ना हो उसी वक्त लेते हैं नार्कोटिक्स। तो ये बैन है। वैसे ये बैन नहीं है नार्कोटिक्स। अगर आप वैसे सोच रहे हो नार्कोटिक्स की जो ड्रग्स जो आम लोग लेते हैं वो बैन है, वो कुछ देशों में बैन है, कुछ देशों में बैन नहीं है ना। ये तो अलग अलग देशों का वो है, लेकिन वाडा के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, हम नॉर्मल लोगों के लिए बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो नॉर्मल लोग जो स्पोर्ट्स के जो लोग होते हैं वो इन कंपटीशन नार्कोटिक्स की दवाइयां बिल्कुल नहीं ले सकते। कई बार नार्कोटिक्स ऐसी दवाइयों को बच्चे जो इस्तेमाल होता है वो ऑपरेशन करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए भी होता है, डॉक्टर्स यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये ऐसी दवाइयों को इन कंपटीशन नहीं लिया जा सकता, लेकिन आउट ऑफ कंपटीशन लिया जा सकता है इलाज के लिए। सर इस दवाई में वो नींद भी तो आती है इस दवाई को लेने के बाद, तो वो मैच कैसे खेल लेते? इतनी मैच के इतनी कोई वो नहीं आता है, इतनी कोई नींद नहीं आती है नार्कोटिक्स से। क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में मिलने पे सर बेहोशी हो जाती है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में लेगा क्यों कोई? वो इतनी मात्रा में लेगा जितनी उसका पेन खत्म हो जाए, है ना। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन यानी कि सांस में दिक्कत आती है, कॉन्स्टिपेशन खराब हो जाता है नार्कोटिक से, कंसंट्रेशन कम हो जाता है अगर लंबे टाइम तक यूज करे इसको। इसके बाद कैनाबिनॉइड्स है। कैनाबिनॉइड्स भी ये
इनका कोई डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं होता परफॉर्मेंस पे, पर ये क्या करते हैं, ये हमारे मूड को ऊपर उठाती है, हमारे मूड को अच्छा करती है। जब मूड अच्छा होता है तो खेलने का मन करता है ना, तो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। कैनाबिनॉइड्स एक तरीके के वैसे नेचुरल ड्रग्स होते हैं, इसलिए इनको भी अलाउ नहीं है लेना। तो क्या इफेक्ट है इसके, साइड इफेक्ट्स इसके में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है कैनाबिनॉइड लेने से, टाइम का पता नहीं चलता है, और जो ब्रोंकोडाइलेशन जो का मतलब है जो सांस लेने की जो नलियां होती है ना, पाइप्स होते हैं, उन पाइप्स का वो पाइप्स खुल जाते हैं, ज्यादा चौड़े हो जाते हैं, तो ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम ही है। इसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड है। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारे ये भी, इनका भी कोई खास डायरेक्ट रोल तो नहीं होता, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें करती है, जैसे हमारे जो हार्ट की एफिशिएंसी, हार्ट के काम करने की क्षमता को बढ़ा देती है थोड़ा बहुत, और मूड को ऊपर उठाती है, और हमारे जो मसल्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देती है काम करने के लिए। इसके अगर साइड इफेक्ट्स देखेंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स में मूड अल्टरेशन, मूड है ना, मतलब मूडी हो जाता है इंसान, अचानक से गुस्सा आना, अचानक से लो फील करना, अचानक से डिमोटिवेट हो जाता है, ये दिक्कतें आती है। फ्लूइड रिटेंशन, यानी कि बहुत ज्यादा पानी शरीर के अंदर रुकना शुरू कर देता है, और हाइपरग्लाइकेमिया हो जाता है। हाइपरग्लाइकेमिया का मतलब है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है हमारे शरीर में। तो इसके बाद ये तो सारे इलीगल ड्रग्स के बारे में बात हो गई, कौन कौन से ड्रग्स जो है इलीगल्स हैं। अब कुछ ऐसे तरीके हैं जो ड्रग्स तो नहीं लेते, लेकिन लोग डोपिंग करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इलीगल तरीके से ऊपर उठाते हैं, उसको प्रोहिबिटेड मेथड्स कहा जाता है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे परफॉर्मेंस इलीगली ऊपर उठाई जा सकती है, जिसमें कोई ड्रग्स नहीं लेना पड़ता। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, इसके अंदर आ जाते हैं, एक तो है O2 ट्रांसफर, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देते हैं अपने शरीर के अंदर ब्लड डोपिंग करके। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा कैसे बढ़ाते हैं, अपने शरीर में ब्लड डोपिंग कर लेते हैं। ब्लड डोपिंग क्या होती है बच्चे, ब्लड डोपिंग जो होती है, अपने ही ब्लड को स्टोर करके रख लेते हैं कंपटीशन से पहले, और जब जिस दिन कंपटीशन होता है तो उस ब्लड को दोबारा से अपनी बॉडी में डाल लेते हैं, जिससे शरीर के अंदर ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन बढ़ जाता है। तो ये जो है वो बैन है ब्लड डोपिंग करना। कुछ आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है ना, वो अलग से अपनी बॉडी में ले लेते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है ऑक्सीजन बढ़ाने का। कुछ लोग क्या करते हैं, केमिकल एंड फिजिकल मैनिपुलेशंस करते हैं, कई और तरीके होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था सैंपल्स के साथ छेड़छाड़ करना भी जो होता है वो एक तरीके की डोपिंग मानी जाती है। किसी एथलीट का सैंपल लिया, और अगर वो सैंपल के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उसमें कुछ मिला रहा है या उसके कोड चेंज कर रहा है, तो ये भी डोपिंग माना जाता है। तो ये मेथड्स होते हैं प्रोहिबिटेड। और जीन डोपिंग एक होती है। जीन डोपिंग में क्या करते हैं, जो इंसान के जीन्स होते हैं, माता पिता से जो गुण मिले उनको बदल देते हैं। मान लो किसी की हाइट कम होती है और वो अपनी हाइट बढ़ाना चाहता है, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल जैसी गेम खेलना चाहता है, तो अपने वो ऐसे जीन्स डाल लेता है बॉडी के अंदर जिससे उसकी हाइट बढ़ जाए, तो इसे जीन डोपिंग कहा जाता है, इस तरीके की डोपिंग को। अल्कोहल एक ऐसी चीज है जिसको मना किया हुआ है, ये प्रोहिबिटेड मेथड्स में आते हैं। अल्कोहल को नहीं लिया जा सकता, कंपटीशन के दौरान नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, और जीन डोपिंग के भी कुछ साइड इफेक्ट्स है? जीन डोपिंग के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, अभी बात करेंगे आगे। बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, ये भी एक तरीके की दवाई है जिसको नहीं लिया जा सकता। तो एनहेंसमेंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, अभी बताए थे, ये ब्लड डोपिंग और आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाता है अपने ऑक्सीजन शरीर के अंदर। इससे क्या होता है, एक तो हार्ट फेलियर का खतरा हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होने का डर होता है, किडनी फेल होने का डर हो जाता है। केमिकल और फिजिकल मैनिपुलेशन जो होता है वो टेम्परिंग विद सैंपल है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर पकड़ा जाए ये करता हुआ तो इस पे बैन लग जाता है खिलाड़ी पे। जीन डोपिंग के अंदर, जीन डोपिंग में क्या कर रहे हैं बताया था, तुम्हारे जीन्स बदल देते हैं या अलग से जीन्स डाल देते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स में क्या होता है कि जो उसका नेचुरल जीन्स होता है उसका वो नहीं होके दूसरा जीन आता है, तो उसका कंट्रोल कम हो जाता है, यानी कि अनइवन बॉडी की ग्रोथ होने लग जाती है। कई बार हाथ लंबे हो जाते हैं, पैर लंबे हो जाते हैं, किसी का सिर ज्यादा चौड़ा हो गया, छोटा हो गया,
अजीब सा शरीर लगने लग जाता है। ये होती है जीन डोपिंग के साइड इफेक्ट्स। इसके बाद स्ट्रोक और हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है। अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल को नहीं लिया जा सकता कंपटीशन के दौरान। अल्कोहल से क्या होती है, एंग्जाइटी कम होती है, इसलिए कई बार लोग जो होते हैं वो अल्कोहल को पीते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स के अंदर डिहाइड्रेशन आता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, वो अंदाजा ठीक से लगा नहीं पाता है कई चीजों का, प्रॉब्लम होती। बीटा ब्लॉकर्स कुछ ऐसी दवाइयां होती है, इट हैज कामिंग इफेक्ट। ये जो होते हैं ये हमारे मूड, हमारे जो नर्वसनेस होती है ना उसको खत्म करते हैं। जैसे कई बार कंपटीशन से पहले इंसान घबरा रहा होता है, कई बार तुम्हारा एग्जाम होता है ना, तुम एग्जाम से पहले घबरा रहे होते हो, एंग्जाइटी हो रही होती है, नर्वस हो रहे होते हो, तो ये नर्वसनेस को कम कर देते हैं ये बीटा ब्लॉकर्स। इसके साइड इफेक्ट्स में तुम्हारा पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, जुकाम वगैरह, सेक्सुअल डिसफंक्शन होने का खतरा रहता है और हार्ट प्रॉब्लम्स आने का खतरा रहता है। तो ये सारे तुम्हारे साइड इफेक्ट्स हैं बीटा ब्लॉकर्स के, और जितने भी हमने ड्रग्स के बारे में बात की है। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।